दोस्तों नमस्कार। यूपी की सियासी हवा उलटबांसी हो चली है। पुरवैया नहीं बल्कि पश्चिम की हवा पूर्वांचल को प्रभावित करने लगी। तो सोचिए, जो मुद्दे और जिस कटघरे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बनाया गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो कैसे काम करेगा। और उस कटघरे के दायरे में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटरों ने पहले चरण में ही उन मुद्दों को खारिज कर दिया जिसके दायरे में समूचा उत्तर प्रदेश लाया जा सकता था, तो फिर पूर्वांचल के मुद्दे कौन से होंगे। वहां की सियासी जमीन पर जो नंगे पांव वहां के वोटर चलते रहे हैं और जिन नीतियों से वो परेशान रहे हैं, उन नीतियों को बनाने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि 2017 में बीजेपी के चमत्कारिक प्रदर्शन को लेकर जो शख्स था, वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी जादूगर की तरह थे। और अब उसी जादूगर की नीतियों को लेकर पूर्वांचल में सवाल है। तो शायद योगी आदित्यनाथ के सामने भी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उनके अपने मुद्दे उनकी अपनी सियासी जमीन पर नहीं रेंग रहे, बल्कि वह मुद्दे रेंग रहे हैं जो दिल्ली से चलकर बनारस होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर चले हैं। यहां पे प्रवासी मजदूरों का जिक्र करना जरूरी है, यहां पर बेरोजगारी का जिक्र करना जरूरी है, यहां पर किसान के बेटा जो नौकरी चाहने के लिए डिग्री लेता है उसका जिक्र भी जरूरी है। और शाम को टेबल पर भोजन करते वक्त जब रात के समय पूरा परिवार बैठता है तो महंगाई का जिक्र भी होता है, नौकरी ना मिलने का दर्द भी होता है, नौकरी छूटने की त्रासदी को भी वो परिवार देखता है। इन नीतियों के आश्रय इस देश का निजीकरण जो हो रहा है, इसको लेकर भी पूर्वांचल के घरों में बहस होती है। नौकरियां ना रहेंगी तो डिग्री हाथ में लेकर क्या करेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह का किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं है। वहां पर किसानों के पास कम जमीन है, वो नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसानी करे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा बिल्कुल नहीं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव को लेकर जो कटघरा बनाया गया, उसके दायरे में अखिलेश के कालखंड की चीजें थी। मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र था, कैराना के पलायन का जिक्र था, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुगबुगाहट थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में टंगी हुई जिन्ना की तस्वीर की भी गूंज हो जाती थी। लेकिन ये सारी परिस्थितियां वहां नहीं है। वहां की परिस्थितियों में प्रवासी मजदूरों का दर्द है, वहां की परिस्थितियों में किसान कैसे रोजी रोटी जुगाड़ करता है उसका दर्द है। वहां पर जो डिग्रीधारी युवा है उसको नौकरी ना मिल पाने की त्रासदी और संताप को भोगता हुआ पूरा परिवार है। और इन सब परिस्थितियों के बीच जो स्थिति मुसलमानों की सामाजिक असुरक्षा और गरीबी मुफलिसी से जुड़ी हुई है, कमोवेश वो पूरा का पूरा हिस्सा उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ही समाया हुआ है। तो वहां से जो सवालों का जमघट निकलेगा, उसमें बीजेपी को बताना होगा, अपनी विकास की रेखा खींचनी होगी, अपनी उन्नति को बतलाना होगा, अपने संकल्प पत्र में लिखे हुए शब्दों की विवेचना करनी होगी। तो क्या वाकई स्थिति प्रतिकूल है या परिस्थिति अनुकूल है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसके सवालों का जवाब बीजेपी कैसे देगी, क्योंकि हम जब आज इन परिस्थिति में पूर्वी उत्तर प्रदेश की गांठों को खोलना चाहते हैं तो एक एक करके जरा सवालों को पहले समझ लें। बेरोजगारी का व्यापक असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वहां पर किसानों के परिवारों के पास इतनी जमीन नहीं है कि वो किसानी पर पूरा परिवार चल जाए। जो भी यूनिवर्सिटी में बच्चा पहुंचता है, वो पढ़ाई करता है तो पूरा परिवार ताकता है कल ये नौकरी करेगा। लेकिन इस दौर में नौकरी नहीं आई और संयोग से ये कालखंड में डबल इंजन की सरकार चल रही थी। उसका जवाब कौन देगा। जो लॉकडाउन का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितना ज्यादा पड़ा, खास तौर से छोटे छोटे उद्योग धंधे जो चौपट हो गए, बुनकरी की बात हो, कारीगरी की बात हो, हुनर की बात हो, या जो एमएसएमई और स्टार्टअप का जिक्र किया जाता है पार्लियामेंट के भीतर में, उसका एक दृश्य समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में परिवारों के भीतर समाया हुआ है जो असंगठित क्षेत्र में है। संकट लॉकडाउन में उसके सामने भी आया, जवाब कौन देगा। जो प्रवासी मजदूर जो वहां से निकलकर पंजाब जाता है, मुंबई जाता है, पुणे जाता है, बेंगलोर जाता है, हैदराबाद जाता है, और इनकी तादाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 80 लाख से ज्यादा की है। इन प्रवासी मजदूरों के परिवार के भीतर का संकट का जवाब देगा कौन। और जो खास तौर से जो कोरोना काल था, उस दौर में जो ऑक्सीजन बेड ना मिल पाने की परिस्थिति, अस्पतालों की जर्जर स्थिति,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो फिर भी दिल्ली से नजदीक था और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जी रहा था जहां पर संकट जैसा दिल्ली में वैसे ही एनसीआर यानी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या आगे बढ़ जाइएगा तो मेरठ तक वही परिस्थिति थी। लेकिन पूर्वांचल की परिस्थिति तो बिल्कुल अलग है। वहां पर तो जर्जरता खुले तौर पर नजर आती है। तो वहां पर जवाब कैसे देगा, कौन देगा, वहां पर आप कौन सा कटघरा बनाएंगे, यह पूर्वांचल की हवा ने उठाना शुरू कर दिया है। खास तौर से इस दौर में देखिए तो बच्चे हैं, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, संवाद नहीं हो पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उनके सामने जो दुख और उनका जो गुस्सा है उसका जवाब कौन देगा? उसके लिए आप अखिलेश के काल को याद करेंगे, मायावती के दौर को याद करेंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ का काल ही इस दौर में बार बार चिन्हित होगा और सवाल उसको लेकर ही उठेंगे। क्या बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा? और महंगाई खास तौर से पेट्रोल डीजल का जिक्र करें, सब्जी का जिक्र करें, सरसों तेल का जिक्र कर लें, हर रात जो भी परिवार मिडिल क्लास का बैठता है या फिर लोअर मिडिल क्लास का बैठता है वो चर्चा महंगाई को लेकर करता है, रोजगार को लेकर करता है, 2 जून कैसे कमाई होगी इसको लेकर भी करता है। और इन सब के बीच जो परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरे जाते हैं उसमें भी जो पैसा लगा, यहां तक कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड था उसमें आरआरबी को लेकर भी जब रिजल्ट नहीं निकला तो बच्चे वहां के उस त्रासदी में चले गए। सवाल यह था कि क्या वाकई इस बात का जिक्र करके वोट मिल सकते हैं कि बनारस कॉरिडोर बन गया, अयोध्या में भूमि पूजन हो गया, जो प्रधानमंत्री खुद अपनी पहचान, उस पहचान को अपने साथ जोड़ते चले गए जिस पहचान को योगी आदित्यनाथ को जीना था, भगवा पहन के। वो तो साष्टांग नजर आते हैं भगवा पहन के कि हाँ वो हिंदुत्व की परिस्थितियों को जीना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ही सबसे आगे कॉरिडोर में नजर आए, वही सबसे आगे अयोध्या के भूमि पूजन में नजर आए। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जो लंबी लंबी गाड़ियां जब पूर्वांचल में चल रही थी प्रधानमंत्री के लिए, और उसके जरिए टैक्स पेयर का दिल भी कैसे जलता होगा। और वहां पर और खास तौर से इलाहाबाद के बाद तो यह बहस शुरू हो जाती है जो पूरे बिहार को अपने दायरे में ले लेती है। वहां पर एक एक चीज को लेकर बहस होती है और यह किस्सा गोई नहीं है बल्कि राजनीति की ऐसी शिक्षा है जो शायद बच्चा तुरंत सीख जाता है, उस ककहरे को जान जाता है जिस ककहरे का पाठ बीजेपी के कार्यकर्ता या संघ के स्वयंसेवक कैसे कर पा रहे होंगे, क्योंकि इस कालखंड में डबल इंजन की सरकार थी। योगी आदित्यनाथ कैसे जवाब देंगे? वो डाइवर्ट कहां पर चीजों को करेंगे? उन नाव ले जाएंगे, जिक्र उन नाव में भी सेंगर का भी होगा, हाथरस का जिक्र करें, किन बातों का जिक्र करें, कैसे करें? यह सवाल पश्चिमांचल से निकलकर अब पूर्वांचल में चला गया है। पश्चिमांचल में हिंदू मुस्लिम नहीं चला तो जाहिर है पूर्वांचल में भी नहीं चलेगा। तो जो हवा कर्नाटक से निकली है क्या उसकी आगोश में उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाएगा? यह सवाल शायद अब बहुत दूर की गोटी हो चली है। और इन सवालों का जवाब आपको डेवलपमेंट से, विकास से, और जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, जितने 100 हैं सब जोड़ते चले जाइए, उसको लेकर भी चर्चा पूर्वांचल में जरूर होती है, क्योंकि वहां की सामाजिक परिस्थितियों पर हम आए उससे पहले कुछ बातों को जरूर जान लीजिए, क्योंकि हर के जहन में है नौकरी। उस पूर्वांचल में नौकरी, लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उस जगह पर पीएसयूज में नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन एक लंबी फहरिस्त है, आपने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, शिपिंग पोर्ट बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एलआईसी का आईपीओ निकाल रहे हैं, एयर इंडिया बेच दिया। यानी बच्चों के पास नौकरी नहीं, डिग्री है, बिना डिग्री के उनके पिता अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते रहे, वहां से जो कमाया बेटे को पढ़ाया। ये सवाल उभरेंगे, इसको आप दफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक लिहाज से भारत उस मुहाने पर आकर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता शायद इतना भयावह है, अगर उसे संभाला नहीं गया तो क्या वाकई वोटर इन बातों को सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, यह तो वोटिंग के बाद और 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जो हवा बही है वो पूर्वैया हवा अगर पश्चिम की इस हवा में शामिल हो गई तो यकीन जानिए उत्तर प्रदेश में आपके सामने आश्चर्यजनक परिणाम आने वाले हैं। और जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो एक बात का जिक्र बार बार होता है, सड़कों को दिखाया जाए। लेकिन सड़कों को दिखाते समय जो एक्सप्रेस हाईवे सब बने हैं उसमें टोल भी जुड़ा हुआ है, और टोल कलेक्शन को लेकर सरकार जो भी कहे, लेकिन टोल दे पाने की स्थिति में पूर्वांचल के लोग और उनकी आर्थिक परिस्थिति कतई नहीं है। और यह सवाल इसलिए है क्योंकि जब हम पूर्वांचल में, अगर आप कुछ जिलों का जिक्र हम आपसे जानबूझ के करना चाहते हैं, वहां की जातियों के परिस्थितियों को देखिए, जिन जातियों का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, जो बहुतायत में उस हर जिले में है, जैसे गोरखपुर में
ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, निषाद भी है, मल्ला भी है, सैंतार्स भी है, बढ़ई भी है, लोहार भी है, साहू भी है। अगर आप इनकी आर्थिक परिस्थितियों को देखेंगे तो सवाल है कि आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे इनकी जिंदगी संवर गई हो। क्या यह सवाल उभरेगा? बनारस प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर ब्राह्मण भी है, भूमियार भी है, ठाकुर भी है, वहां राजभर भी है, यादव भी है, निषाद भी है, नाई भी है, कुर्मी भी है, बढ़ई भी है, तेली भी है। आप कैसे करेंगे? इनकी जो आर्थिक परिस्थितियां थी वो खत्म हो गई इस दौर में। जवाब कौन देगा? गाजीपुर में निषाद है, यादव है, मुस्लिम है, राजभर है, लोहार है, प्रजापति है, मिर्जापुर में कुर्मी है, लोहार है, क्षत्रिय है, राजभर है, कौल है, सोनभद्र में पटेल है, गौड़ है, क्षत्रिय, निषाद, दुसाद, प्रजापति, भदोई में ब्राह्मण, बिंद, कश्यप, विश्वकर्मा, पटेल, कंजर जो मुस्लिम के जाति होती है, वो सभी लोग इन जगहों पर देखिए और इनकी आर्थिक स्थितियों को तौलना शुरू कीजिए। और इनके सामने जब आप इस बात का जिक्र करेंगे कि हमने ये काम किया है, तो जाहिर है इनके घाव पर नमक छिड़कना होगा। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, वो अपनी उपलब्धियों का खाका पूर्वांचल में उस तरीके से नहीं रख पाते हैं। वहां वो जातियों को टटोलते हैं, ओबीसी को अभी तक टटोलते रहे, आरक्षण का जिक्र करते रहे, पुराने दौर में क्या काम नहीं मिला इसको लेकर जिक्र करते रहे। लेकिन अब ओबीसी का शिफ्ट होना, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या सैनी हो या एक लंबी कतार है जो बीजेपी से निकल कर आई, 2017 में चमत्कार के पीछे इन छोटी जाति और ओबीसी समीकरण को बीजेपी ने अपने अनुकूल किया था, यह भी फैक्ट है। और उस वक्त जो मुद्दे थे और उसके दायरे जो थे, उस दायरे में अखिलेश यादव का काल था, उसके अपनी सत्ता थी। लेकिन 2022 में 2017 से पहले की परिस्थितियों को लाकर चुनाव जीत पाना यह शायद किसी चमत्कार की तरह होगा। और ऐसे चमत्कार राजनीतिक सियासी हवा के साथ बहते नहीं है। तो क्या यह माना जाए, क्योंकि उसके बाद हमको लगता है कुछ जगहों का और जिक्र जरूर करना चाहिए, खासतौर से मऊ, जहां पर मुस्लिम, गौड़, निषाद, राजभर, कश्यप, लोहार, लोनिया, भूमियार, विश्वकर्मा या देवरिया देखिए, ब्राह्मण, यादव, कुशवाहा, कदार, लोहार, मुस्लिम, जो एक लिहाज से बीजेपी का गढ़ रहा है। लेकिन वहां पर भी सवाल है। बलिया में यादव है, राजभर है, निषाद है, मुस्लिम है, भूमियार है, लोहार। यानी ये पहली बार एक नई परिस्थिति आई है कि जाटव तक की नई पीढ़ी ने जो शिक्षित होकर निकली, उसने भी कुछ सवाल मायावती को लेकर भी किए। और वह बटी भी, 2014 में बटी, 2019 में बटी, 2017 में बटी, और 2022 में भी उसके बड़े हिस्से जो पढ़कर निकला हुआ है उस सवालों के साथ निकल रहा है। उसके सवालों का जवाब कौन देगा, कैसे देगा? तो क्या पश्चिमी हवा ने पूर्वांचल की हवा को मिला लिया तो क्या ये एक नई परिस्थिति निकल कर आएगी? क्योंकि पूर्वांचल की 130 सीटों पर अगर आप एनालिसिस करें तो 21 जिले हैं, यानी कुल 6 मंडल निकल कर आते हैं। उस 130 सीटों में से बीजेपी ने 87 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी सिर्फ 14 सीट जीत पाई और बीएसपी सिर्फ 10 सीट जीत पाई। लेकिन जब आप उलट दीजिएगा, 2012 के कालखंड में चले जाएगा, तो समाजवादी पार्टी 71 सीट जीतती है इस 130 सीट में से। तो ये सारे कुछ सवाल हैं, क्या जिसका जब चलता है उसकी हवा चलती है? इलाहाबाद के भीतर में जो छात्रों पर डंडे बरसाए गए और इलाहाबाद की पहचान उत्तर प्रदेश के भीतर में युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर, डिग्रीधारी छात्रों की नौकरी के करते प्रयासों को लेकर भी है, इसीलिए वो पॉलिटिकल तौर पे बड़ा ही सक्रिय रहा हुआ है। लेकिन इलाहाबाद के भीतर में जो 4 इलाहाबाद मंडल में देखिएगा तो 4 जिले आते हैं, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर। लेकिन खाली अगर इलाहाबाद को आप देखना शुरू कीजिए, जो सिराथू की सीट है वो कौशाम्बी में आती है, जहां पर मौर्य को मुश्किल हो गई, केशव मौर्य को मुश्किल हो गई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने पर। इस सिराथू सीट पर भी देखिएगा तो 2012 में यहां पर बीजेपी ने बीएसपी को हराया था तकरीबन 9,500 वोट से, लेकिन 2017 में 26,000 वोट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराया। लेकिन इस बार देखिए विरोध होने लगा। यह मैसेज क्या है? इलाहाबाद तक यह मैसेज पहुंचता और इलाहाबाद में 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों पर बीजेपी ने 8 सीटों पर कब्जा किया। बीजेपी की 8 सीट पर कब्जा, समाजवादी पार्टी अगर 8 सीटों पर कब्जा करती है 2012 में, बीजेपी कर लेती है 2017 में। यानी चीजें बिल्कुल शिफ्ट हुई हैं, इधर से उधर हुई है, क्योंकि वो जादू चल रहा था। और बीएसपी ने जिन 2 सीटों पर सीटें जीती हैं उसमें उसके सामने बीजेपी नहीं थी। बीएसपी का खास तौर से प्रतापपुर और हंडिया की सीट अगर देखिएगा तो अपना दल थे, और जो दूसरे नंबर पर थे वो अपना दल की पार्टी थी जो दूसरे नंबर पर रही है। सवाल पहली बार ये निकल कर आ रहा है कि अगर चीजें पलट रही है और वो जादू
जो माना जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा तो उससे कुछ हो जाएगा, पश्चिम ने उसको भी फुस कर दिया। यानी वोटर को निकाल पाने की परिस्थिति में सत्ता नहीं आ पाई या विपक्ष नहीं आ पाया, इसको लेके बड़े सवाल थे। लेकिन इन सवालों के साथ सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो गठबंधन नए बन रहे हैं और जो जातीय समीकरण बन रहे हैं और उस जातीय समीकरण के आश्रय जातियां अपनी सत्ता को तलाश रही है, उसमें एक बड़ी बात बार बार निकल कर आई कि दलितों के में जो बिखराव आया है उसका लाभ बीजेपी को मिला है और बीजेपी उठाने के लिए बेचैन है, क्योंकि उसको मुसलमान वोट नहीं मिलेगा, ये वो तय है। तो ऐसे में अगर मायावती को कमजोर दिखा दिया जाए या बाहर कर दिया जाए रेस से, तो बीजेपी मानकर चल रही थी उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि जो दलित और जो बहुत पिछड़ा है वो